तो सबसे पहले पढ़ेंगे इस बात को कि आज का हमारा आर्टिकल क्या है। आर्टिकल है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को बेटा एक और नाम से जानते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और क्योंकि इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कारण इसको हम CFT के नाम से भी जानते हैं। C का मतलब क्रिस्टल, F का मतलब है फील्ड और T का मतलब थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, इसके विषय में सबसे पहले कुछ बातें पढ़ते हैं। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सबसे पहले अगर देखें तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताई किसने थी, तो कहता है कि यह सिद्धांत जो है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, वो एच बैथे नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहली बात तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। सेकेंड नंबर पे देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नियम क्या है। अगर इस फील्ड थ्योरी में हमको कौन कौन से नियम पढ़ने पड़ सकते हैं, तो लिखा हुआ है इस नियम के अनुसार। मैं पहला नंबर पढ़ के सुनाता हूं, क्या लिखा है इसको ध्यान से देखेंगे। कहता है जब केंद्रीय धातु परमाणु किसी लिगैंड के संपर्क में आता है, आप सभी जानते हो, ये एग्जाम्पल लिखे हैं। एक उपसह संयोजक यौगिक कब बनता है? जब केंद्रीय धातु परमाणु किसी लिगैंड के कांटेक्ट में आता है और लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉनों को केंद्रीय धातु परमाणु को सौंप देता है, तभी तो उपसह संयोजक यौगिक बनता है। तो बोलता है जब केंद्रीय धातु परमाणु किसी लिगैंड के कांटेक्ट में आता है, या ऐसा सोच सकते हैं लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देता है, या केंद्रीय धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, संपर्क में आता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, तो जो केंद्रीय धातु परमाणु में समान ऊर्जा वाले डी कक्षक होते हैं, वैसे तो एक सामान्य सी बात है, अधिकांश केंद्रीय धातु परमाणु, या ऐसा बोल सकते हैं सभी केंद्रीय धातु परमाणु डी ब्लॉक एलिमेंट ही होते हैं। तो और डी ब्लॉक एलिमेंट में होने के साथ साथ उनमें एक अच्छाई ये भी होती है कि उनके जो डी कक्षक होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, या आप बोल सकते हैं वहीं इलेक्ट्रॉनों की जगह क्या होती है, खाली होती है। बाकी सभी जगह तो इलेक्ट्रॉन उसके भरे होते हैं पहले से ही। डी कक्षक ही ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरे नहीं होते हैं। तो उसी डी कक्षक की बात बताता है। कहता है केंद्रीय धातु परमाणु में जो समान ऊर्जा वाले डी कक्षक थे, बेटा डी में से कितने कक्षक होते हैं? 5। आपने देखा होगा डी में 5 ऑर्बिटल बनाते थे, और उन सभी 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में कैसी होती है? सेम एनर्जी सेम होती थी। कहता समान ऊर्जा वाले डी कक्षक असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में विपाटित या वियोजित हो जाते हैं। विपाटित या वियोजित को ऐसा भी बोल सकते हैं टूट जाते हैं। मैं क्या सोचता हूं, नॉर्मली इस पूरी लाइन का अर्थ एक है कि हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु था, केंद्रीय धातु परमाणु में डी ऑर्बिटल थे, और उन डी ऑर्बिटल्स में कुछ में इलेक्ट्रॉन सिंगल भरे हुए थे और कुछ में अभी भी इलेक्ट्रॉन भरे नहीं थे। लेकिन जैसे ही लिगैंड आकर केंद्रीय धातु परमाणु से टकराया, लिगैंड ने केंद्रीय धातु परमाणु को एनर्जी दे दी। उस ऊर्जा को पाकर जो डी ऑर्बिटल थे या जो डी कक्षक थे, वो 2 विभिन्न भागों में क्या हो गए? टूट गए। पहले डी में से उपस्थित 5 कक्षकों की ऊर्जा समान थी, लेकिन जैसे ही बाहर से लिगैंड आकर टकराया, डी के जो कक्षक थे, इन कक्षकों में ऊर्जा का क्या आने लगा? डिफरेंस। और डिफरेंस होने पर ये कक्षक कितने भागों में टूट गए? 2 भागों में टूट गए। इस लाइन का यही अर्थ है। विपाटित होने का मतलब होता है टूटना, ब्रेक हो जाना, वियोजित हो जाना, सेम चीज है। अब ये तो पजल चल गया कि केंद्रीय धातु परमाणु के जो डी कक्षक थे वो 2 भागों में टूट गए। इसके बाद सेकेंड नंबर पे मैंने क्या लिखा है? कहता है डी कक्षकों का विपाटन। विपाटन का मतलब समझते हो? टूटना संकुलों की ज्यामिति पर निर्भर करता है। अर्थात ये कहता है संकुल किस प्रकार की बनावट का है। चतुष्फलकीय संकुल होगा तो उसमें डी कक्षकों का जो टूटना है वो अलग तरीके से होगा। अगर अष्टफलकीय संकुल होगा तो उसमें डी कक्षकों का टूटना अलग हिसाब से होने वाला है। तो जो डी कक्षकों का टूटना होता है ये डिपेंड करता है इस बात पर कि संकुल किस प्रकार का है। ये सेकंड नंबर पे बोल देता है। थर्ड नंबर पे देखो, वहीं में से थर्ड नंबर कहता है डी कक्षकों का विपाटन। विपाटन का मतलब है टूटना जिन समूहों में होता है, समूहों का मतलब जिन 2 भागों में होता है, उन्हें T2G व EG कक्षक कहते हैं। उनमें से एक प्रकार के समूह को T2G बोलते हैं और दूसरे प्रकार के समूह को क्या बोलते हैं? EG कक्षक बोलते हैं। भाई क्या हुआ? डी में से 5 ऑर्बिटल थे, 3 टूटकर अलग हो गए, 2 टूटकर अलग हुए, तो उनमें से 3 वाले समूह को कहते हैं T2G कक्षक।
और 2 वाले को क्या कहते हैं, ईजी कक्षक। अभी मैं बना करके भी दिखाऊंगा। कक्षक कहते हैं इन कक्षकों में के मध्य 10 dq या 10 डेल्टा का अंतर होता है। ये 10 dq क्या है, इसको कहते हैं डिफरेंशियल क्वांटा। क्वांटा जानते हो क्या होता है, एनर्जी। आपने पढ़ा भी होगा, मैं इसे थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, आपने पढ़ा होगा सूर्य से ऊर्जा जो होती है, प्रकाश से ऊर्जा जो होती है, वो हमें लगातार नहीं मिलती है, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में मिलती है। ऊर्जा के इन छोटे छोटे पैकेटों को फोटान या क्या बोलते हैं, क्वांटा। और इस फोटान या क्वांटा से मिलने वाली एनर्जी को क्वांटा ऊर्जा या फोटोन एनर्जी बोलते हैं। ऐसा पढ़ रखा होगा। तो ये वही है डिफरेंशियल क्वांटा। 10 dq का मतलब है डिफरेंशियल क्वांटा, मतलब ये जो 2 समूह टूटा था, इन दोनों समूह के मध्य ऊर्जा का अंतर कितना रहना है, 10 क्वांटा का। डिफरेंशियल, तभी डिफरेंशियल का मतलब अंतर बता रहा है वो। क्यू का मतलब क्वांटा, डी का मतलब है एनर्जी का अंतर है, क्यू का मतलब है क्वांटा का। 10 dq का अंतर डिफरेंस रहता है तकरीबन। आगे क्या लिखा रहा है, ऊर्जा का यह अंतर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अच्छा ये भी ध्यान रखना है, पूछेगा 10 dq ऊर्जा का डिफरेंस है, तो ऊर्जा का ये जो डिफरेंस होता है इसको हम कहते क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इस बात को बहुत विशेष ध्यान रखना कि कभी भी जब किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक जो होते हैं वो टूट जाते हैं, उनके कक्षकों के समूहों के मध्य ऊर्जा का जो अंतर आ जाता है वो अंतर होता है 10 dq के बराबर। और इस ऊर्जा के अंतर को हम कहते क्या हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। लास्ट नंबर में लिखा है हम लोगों ने कक्षकों का यह विपाटन का मतलब कक्षकों का यह टूटना कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। अभी मैं चेक कर लेता हूं कैसे इसको तोड़ सकते हैं। पहला नंबर लिखा है अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन कैसे होता है। देखो ये उसने कह रखा था ये लाइन में, कहता है जो डी कक्षकों का विपाटन होता है वो संकुल की ज्यामिति पर डिपेंड करता है। तो पहली मैं ज्यामिति कौन सी लेता हूं, अष्टफलकी, और फिर मैं एक फिगर ड्रॉ करूंगा कौन सा, चतुष्फलकी का। तो अष्टफलकी का देखते हैं। वैसे क्या मानते हो, देखो ऐसा मैंने किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों को यहां बनाया है। आप सभी जानते हो डी कक्षकों में 5 कक्षक, डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। और मैंने ये भी बनाया कि ऊपर की ओर जाने पर एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो पक्का ये साधारण सी बात है, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि नीचे की ओर जाने पर एनर्जी का मान क्या होता है, घटता है। ये नॉर्मल एनर्जी है, या ऐसे बोल सकते हैं ये नॉर्मल एनर्जी का ग्राफ है। और नॉर्मल एनर्जी में हुआ क्या, अब इस केंद्रीय धातु परमाणु से आया और लिगैंड टकराया। जैसे ही लिगैंड टकराया तो लिगैंड के टकराने से क्या हुआ, इनमें से कुछ कक्षकों की एनर्जी बढ़ गई और कुछ कक्षकों की एनर्जी क्या हो गई, घट गई। अर्थात एनर्जी का बंटवारा हो गया। तो जिन कक्षकों की एनर्जी बढ़ गई इनको हम एनर्जी के ग्राफ में कहां की ओर बनाते हैं, ऊपर की ओर। और जिनकी एनर्जी घट गई होगी उन्हें हम कहां बनाएंगे, नीचे की ओर। भैया ऐसे ही तो पता चलेगा एनर्जी का डिफरेंस। और इस बात को ध्यान रखना है, इस बार नीचे वाले ऊर्जा स्तर को हम लोगों ने नाम दिया है T2G ऊर्जा स्तर, और जिनकी एनर्जी बढ़ गई है उन कक्षकों को नाम दिया है हम लोगों ने EG ऊर्जा स्तर। इस बात को विशेष ध्यान रखने वाली बात है। अब बात आती है कि एनर्जी का डिफरेंस किस प्रकार से रहना है। ऊर्जा के इस अंतर को देखा जाए बेटा, तो यहां से यहां तक की ऊर्जा, यहां से यहां तक की ऊर्जा है 6 dq, 6 dq। और बेटा ये ऊर्जा सामान्य ऊर्जा से 6 dq हाई एनर्जी पे रहते हैं EG कक्षक, और सामान्य ऊर्जा से 4 dq के डिफरेंस या नीचे की ओर रहता है, 4 dq के डिफरेंस पर रहता है T2G ऊर्जा स्तर। अब ध्यान देने वाली बात है बेटा, यहां से लेकर इन दोनों कक्षकों के बीच एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा। ऊपर के लिए 6 है, नीचे के लिए क्या है, 4 है। टोटल एनर्जी का डिफरेंस देखेंगे तो 10 dq। तो इस प्रकार से अगर आप कभी आपसे बोलेगा कि अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन को दर्शाइए, तो अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन को इस प्रकार से दर्शाना है। अगर कोई पूछता है कि सर जी इन 3 कक्षकों को क्या नाम दिया जाता है, तो अपना ऐसा बता सकते हो। क्या बता सकते हो, क्योंकि ये डी उपकोष के कक्षक हैं, इसको बोल सकते हो DXY, ये DYZ और DZX। पूछेगा इन 2 का नाम क्या हो सकता है, तो बेटा इनका में से पहले का नाम है DX² माइनस Y², लास्ट वाले का नाम है DZ²। तो DXY, DYZ, DZX नामक कक्षकों की एनर्जी कम हो गई है
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर नामक कक्षकों की एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो अष्टफलकी संकुलों में विपाटन इस प्रकार का होता है। अब देख लेते हैं कि चतुष्फलकी संकुलों में ऊर्जा का विपाटन कैसे, किस प्रकार से होता है, या कक्षकों का विपाटन कैसा रहता है। इसके लिए देखो बनाते हैं। ये सबसे पहले डी कक्षक बेटा हो गए, 2 3 4 5, और बेटा मैं भी इसमें भी करूंगा कि एनर्जी को कहाँ ऊपर की ओर दिखाएंगे कि अगर ऊपर की ओर आप कक्षक को ले जाते हैं एनर्जी बढ़ती है, नीचे की ओर कक्षक को ले जाते हैं तो एनर्जी क्या हो जाती है, घट जाती है। इसमें से भी हुआ, ये सामान्य स्तर है एनर्जी का, लेकिन इस बार जस्ट अपोजिट होता है डिफरेंस। कैसा अपोजिट हुआ, इस पिछली बार आप देख रहे थे T2G नीचे आ गया था ऊर्जा स्तर, इस बार T2G का ऊर्जा स्तर बढ़ जाएगा। T2G का ऊर्जा स्तर बढ़ गया, इसको कहते हैं dxy, dyz, और लास्ट वाले का नाम है dzx। और बेटा इस बार नीचे Eg स्तर आ गया, 2 ऑर्बिटल बनने हैं। पहले का है एड्रेस dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरे का एड्रेस है dz स्क्वायर। थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात है, इसको हम लोग कौन सा ऊर्जा स्तर आरेख कहते थे, Eg, और इसको क्या नाम देते थे, T2G। और इस प्रकार से अगर ध्यान देना, देखो इसी में से आप पहचान सकते हो, नॉर्मल से T2G का डिफरेंस कितने का होता था, 4 का। नॉर्मल से T2G का डिफरेंस कितने का रहने वाला है, 4dq का। और नॉर्मल से Eg का डिफरेंस कितना रहता था आपको, 6 का, तो ये डिफरेंस रखना है 6dq का। और बेटा टोटल डिफरेंस पूछेगा एनर्जी का, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि टोटल एनर्जी का डिफरेंस होगा 10dq। भाई ये एनर्जी का डिफरेंस 4dq, ये 6dq, तो टोटल एनर्जी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10dq। अगर आपसे चतुष्फलकी अष्टफलकी के लिए मांगता है विपाटन का आकृति या विपाटन अगर पूछता है, तो आप इस प्रकार से उनके फिगर को बना करके आ जाओगे। कुछ बुक्स में ऐसा भी छपा है, ऐसा थोड़ा सा डिजाइन कर दिया है, तो भैया उस डिजाइन से घबराना नहीं है, आप आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे आता है, कहता है CFT की सीमाएं कौन कौन सी है। आखिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किन किन बातों पर लागू नहीं हो पाती है, या कहां कहां आपको कमियां नजर आती हैं। पहला नंबर कहता है, यह सिद्धांत धातु व लिगेंड को केवल आवेशित बिंदु मानकर स्थिर वैद्युत बल की बात करता है। मेनली क्या है, ये जो धारणा है CFT है, ये लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु दोनों को एक बिंदु आवेश मानता है। मैं इसको तो मान लेता हूं, किसको, केंद्रीय धातु परमाणु तो बिंदु आवेश है, क्योंकि ये केवल एक एटम है। अब ध्यान देने वाली बात है, क्या एथिलीन डाइएमीन को बिंदु आवेश माना जा सकता है। क्या एथिलीन डाइएमीन छोटा मॉलिक्यूल होता है। एथिलीन डाइएमीन का मॉलिक्यूल का साइज कैसा होता है, बड़ा। फॉर्मूला मैं बता दूं, NH2CH2CH2NH2। तो ये बिंदु आवेश थोड़ी है, ये तो एक काफी बड़ी संरचना है, जबकि इस सिद्धांत में उसको क्या माना गया है, बिंदु आवेश। तो लिगेंड को बिंदु आवेश माना जाए, ये थोड़ा सा समझ में कम आने वाली बात है। तो एक तो सबसे पहले यही कमी है इसके अंदर, कि अगर केंद्रीय धातु परमाणु को बिंदु आवेश मान सकता था, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु में केवल एक एटम होता है, मैं उसको बिंदु आवेश मान लेता। लेकिन लिगेंड आपने देखे होंगे, मोनोडेंटेट डाइट्राइडेंटेट में किसी किसी लिगेंड का स्ट्रक्चर काफी बड़ा हो जाता था। स्ट्रक्चर बड़ा है तो उसको बिंदु आवेश नहीं मान सकते, तो लिगेंड्स को बिंदु आवेश मान लेना ये थोड़ा सा अलग प्रवृत्ति का रहा। सेकेंड नंबर कहता है, लिगेंड के को महत्व नहीं देता। अच्छा मैं क्या पूछता हूँ, लिगेंड को महत्व क्या नहीं देता। जब भी लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु पर आकर टकराया, तो केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक टूटकर 2 भागों में डिवाइड हो गए। लेकिन उसने ये नहीं बात बताया कि अगर लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों को तोड़ सकता है, तो क्या केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के कक्षकों को नहीं तोड़ सकता है। इस बात की किसी भी प्रकार की गणना की ही नहीं गई इस सिद्धांत में, अर्थात लिगेंड को कोई महत्व दिया नहीं गया। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, पाई आबंधों की व्याख्या नहीं करता। इसमें से ये बात नहीं बताया गया है कि जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से आकर टकराता है, उससे बॉन्ड बनाता है, तो क्या पाई बॉन्ड्स का निर्माण होता भी है या नहीं हो पाता है। इस बात की किसी भी प्रकार की गणना को यहाँ स्थान नहीं दिया गया है। लास्ट नंबर कहता है, लिगेंड्स के विपाटन की कोई व्याख्या। मैं वही बात कर रहा था कि लिगेंड्स के विपाटन का मतलब समझते हो ना, टूटने।
लिगेंड्स के कक्षकों के टूटने की किसी भी स्थिति को यहाँ दर्शाया नहीं गया है। तो अगर आपसे पूछता है CFT की सीमाएं क्या है, तो आप इनमें से कुछ नंबर लिख के आ सकते हो। हालांकि मुख्य रूप से आपको केवल CFT की अवधारणा याद रखनी है आपको केवल। अभी लास्ट में बेटा हम लोगों के यहाँ CFT से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ लिखा है, कहता है उपसह संयोजक यौगिकों के रंगीन होने का क्या कारण है। कोई भी उपसह संयोजक यौगिक जो होता है, अगर उसको आप जल में घोलते हो तो उसका जलीय विलयन जो होता है वो रंगीन होता है। तो बोलता है रंगीन होने का क्या कारण है, ध्यान देने वाली बात है। कहता है, मैं पढ़ के सुना देता हूं, और या फिर मैं तो पहले काम कर देता हूं, पहले बता देते हैं इस बात को, और फिर इसके बाद जो लाइनें लिखी हैं उसको हम पढ़ देंगे और समझा देंगे आपको। देखो होता क्या है, जब भी किसी उपसह संयोजक यौगिक पर प्रकाश को आरोपित किया जाता है, भाई कभी भी कोई भी कंपाउंड कलर्ड कब दिखेगा, जब वो प्रकाश का अवशोषण कर पाएगा। नॉर्मल सी बात है, ये इसी कंपाउंड के लिए नहीं है बेटा। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता ही तब है जब वो प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करता है और बाकी बचे हुए कुछ भाग को क्या कर सकता है, परावर्तित करता है, उत्सर्जित करता है, तभी आपको वो ऑब्जेक्ट दिखता ही है। हम आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं, उसका रीजन है एक, प्रकाश हम तक पहुंचा, कुछ भाग प्रकाश का हमने क्या कर लिया, हमारी बॉडी ने अवशोषित कर लिया, और प्रकाश का कुछ भाग हमारी बॉडी अवशोषित नहीं कर पाई। तो जो अवशोषित नहीं कर पाई तो वो भाग क्या हुआ, परावर्तित हुआ, और परावर्तित होकर आपके नेत्रों तक पहुंचा, और जब आपके नेत्रों तक पहुंचा तब हम आपको दिखाई देने लगे। अभी बात ध्यान देने वाली बात है कि जस्ट हमारे पीछे ग्रीन कलर का बोर्ड लगा, ये ग्रीन क्यों दिखता है, प्रकाश यहाँ आया, प्रकाश में तो बहुत सारे रंग होते हैं, उन सभी रंगों में से इस बोर्ड ने बाकी सभी रंगों को क्या किया, अवशोषित किया। लेकिन कौन से रंग को अवशोषित नहीं कर पाया, हरे रंग को अवशोषित। तो इसका क्या किया, उत्सर्जन किया, परावर्तन किया। तो हरा रंग यहां से परावर्तित होकर आपके नेत्रों पर पहुंचा और आपको बोर्ड कैसा दिखने लगा, हरा रंग। तो कुल मिला के मैं क्या सोचता हूं, किसी भी चीज को कलर देखने के लिए कम से कम प्रकाश का सबसे बड़ा खेल है। अब मैं प्रकाश के ही बेस पर कुछ कंपाउंड्स का कलर बताता हूं क्या रहता है। तो क्या हुआ कि उपसह संयोजक यौगिक पर प्रकाश क्या हुआ, आरोपित किया गया या प्रकाश पड़ा। अच्छा, प्रकाश अगर किसी भी कंपाउंड पर पड़ेगा तो प्रकाश उसको क्या देगा, ऊर्जा। आपने पढ़ा भी है, प्रकाश जो है वो हमेशा ऊर्जा क्या करता है, देता है। तो जब प्रकाश ऊर्जा देगा तो उपसह संयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के डी उपकोष के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी। अब डी उपकोष के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा क्यों मिलेगी, क्योंकि वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। जहां के इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना है उनको थोड़ी बहुत एनर्जी मिल भी जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति में कोई भी चेंज करते नहीं है। लेकिन क्योंकि डी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, जोड़ा नहीं बना है उनका, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, और ऊर्जा को अवशोषित करते हुए निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर गए होंगे, इन्होंने किसी विशेष कलर के प्रकाश को ही अवशोषित किया होगा। ऐसा नहीं कि हर एक रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। हर एक एलिमेंट, हर एक कंपाउंड की अपनी एक विशेषता है कि वो किसी विशेष तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को ही अवशोषित कर पाता है। कंपाउंड जिस रंग के प्रकाश को अवशोषित करता होगा उसके पूरक रंग को वो क्या करता है, उत्सर्जित करता है। और फिर ध्यान रखना, जिस कलर को अवशोषित करता है उसके पूरक रंग को क्या कर सकता है, उत्सर्जित करता है। क्योंकि पूरक रंग को उत्सर्जित करता है वो पूरक रंग, जो भी रंग होता है, नीला, पीला, हरा, सब जो भी रंग होता है, हमें कंपाउंड उसी रंग का दिखाई देता है। तो मैं फिर से एक बार दोबारा से रिपीट कर दूंगा, जब किसी उपसह संयोजक यौगिक पर प्रकाश को क्या करते हैं, आरोपित करते हैं, प्रकाश पड़ता है, उसके केंद्रीय धातु परमाणु के डी उपकोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या मिल जाती है, ऊर्जा। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आ सकती है, सर जी केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है, जो युग्मित पड़े इलेक्ट्रॉन क्या उनको एनर्जी नहीं मिलती? मिलती है, लेकिन युग्मित इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा पहले से बना है, वो एनर्जी की स्मॉल अमाउंट में अपनी स्थिति में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं।
क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना नहीं, ये एनर्जी की कम अमाउंट में अपनी परिस्थिति को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, विशेष रंग के प्रकाश को अवशोषित कर निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर। तो उन्होंने जिस विशेष रंग को अवशोषित किया होगा उसके पूरक रंग को क्या कर सकते हैं, उत्सर्जित करते हैं। और वो पूरक रंग जो भी रंग होगा हमें कंपाउंड उसी रंग का दिखाई देगा। जैसे मैंने बना भी रखा है, कहता है जो हमारे पास पहला कंपाउंड है CONH3 का होल 5H2O प्लस चार्ज 3, कहता है ये इसके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नीले और हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अच्छा, नीले और हरे रंग के प्रकाश का पूरक रंग क्या होता है, लाल। तो इसलिए कंपाउंड हमें कौन से कलर का दिखाई देता है, लाल रंग का। अब कहोगे सर जी ये नीला हरा रंग अवशोषित कर रहा है, बेटा ये तो अवशोषित कर गया, मतलब इसको उसने समाप्त कर लिया, खा लिया, तो इसका पूरक रंग कौन सा बचा, अपोजिट रंग, वो लाल कलर बचा। तो कंपाउंड हमें लाल कलर को दिखेगा। नीला और हरा रंग तो इसने समाप्त कर लिया, अवशोषित कर लिया। अभी नेक्स्ट नंबर क्या, अब जैसे इस बोर्ड को हरा क्यों दिखा, क्योंकि इसने सफेद कलर को भी खा लिया, पीले को भी खा लिया, काले को, ये हर एक कलर को अवशोषित कर सकता है, उनको समाप्त कर सकता है, लेकिन किस कलर को समाप्त नहीं कर पाएगा, हरे कलर को। तो ये हरे का उत्सर्जन करेगा उस समय। अच्छा, लास्ट वाला क्या कहता है, ये जो कंपाउंड है CONH3 का होल 5Cl डबल प्लस चार्ज है, ये पीले रंग का अवशोषण करता है और इलेक्ट्रॉनों को निम्न ऊर्जा स्तर से कहां ले जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर। क्योंकि पीले रंग को अवशोषित कर लेता है तो पीला तो दिखेगा नहीं, दिखेगा कैसा, इसका जस्ट अपोजिट कलर दिखेगा। कैसा कलर, नीला या बैंगनी। तो बैंगनी कलर का ये कंपाउंड दिखाई देता है। अभी ये काम कर लेते हैं, इस पूरी थ्योरी को एक बार पढ़ देते हैं हम। क्या लिखा है, उपसह संयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। उपसह संयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु को आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, उसमें जरूर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। कहता है जब इन पर प्रकाश को आरोपित किया जाता है, करते हैं, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु पर या यौगिकों पर जब भी आप प्रकाश को आरोपित करते हो, कहता है तो डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को आवेशित को डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर। जैसे एनर्जी मिली उसको ग्रहण किया, निम्न ऊर्जा स्तर से कहां निकल गए, उच्च ऊर्जा स्तर। साथ में ये बात, इस दौरान मतलब जब ये निम्न ऊर्जा स्तर से कहां जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर, इस दौरान ये विशेष रंग के प्रकाश का अवशोषण करते हैं, एक विशेष कलर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्या कहता है आगे करते हैं, और अवशोषित किए गए रंग के पूरक रंग, पूरक रंग का मतलब समझ गए, अपोजिट कलर का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो जिस कलर का उत्सर्जन कर रहे होंगे वही कलर हमें क्या होने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। अतः उपसह संयोजक रंगीन होते हैं। भाई जिस कलर को उत्सर्जन करेगा वही कलर हमको दिखेगा, और क्योंकि वो कलर हमको दिखेगा हम कहेंगे ये कंपाउंड कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। और फिर इसके बाद मैंने वो चार्ट बना दिया था। चार्ट याद करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपको बताया गया है कि कौन सा कलर अवशोषित करता है, कौन सा उत्सर्जित करता है। रंगीन के लिए आपको ये आर्टिकल लिख करके आना है। तो एक काम करेंगे, बस आज के दिन इतना ही रखेंगे, बाकी को पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास पे।